कल वीडियो आपकी बहुत लंबी हो गई थी। इंट्रोडक्शन था 6 चैप्टर का, इसलिए वो लंबी हो गई थी। आज मैं 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके एग्जाम्पल करा रहा हूँ। आज है आपकी त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता मतलब त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं। तो मैंने ये आपको 3 चीज़ें बताई थी। पहली भुजाओं की संख्या, दूसरा भुजाओं का माप, तीसरा कोणों का माप। अब देखो, त्रिभुज, एक त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज से समरूपता हम चेक कर रहे हैं। तो भुजाओं की संख्या तो त्रिभुज में सेम होगी। त्रिभुज में 3 भुजा होती है। एक त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज का मतलब ये है कि 3 भुजा वाला, तो सारी भुजाएं सेम होंगी। तो पहला जो नंबर है भुजाओं की संख्या, ये तो ऑलरेडी उसमें कंप्लीट बैठता है। अब बात आती है दूसरी, भुजा का कोण, भुजा का माप। भुजा का माप कैसा हो? भुजाएं संगत होनी चाहिए, वो संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। और कोणों का माप कैसा हो? कोण बराबर होने चाहिए। देखो, ये इसमें ही लिखा है कि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? एक ही अनुपात में हो। तो हमें सिर्फ दो ही चीज चेक करनी है, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए और कोण बराबर होने चाहिए। क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी जो थी वो पहले से उसमें होती है कि भुजाओं की संख्या समान हो। त्रिभुज होने की वजह से 3 भुजा के ही होते हैं वो, कितने भी कोण क्यों ना हो, कितने भी त्रिभुज क्यों ना हो। त्रिभुज का मतलब 3 भुजा वाले, तो 3 भुजा के होंगे वो पहले से ही। तो इसलिए हमें सिर्फ दो चीज देख रही है, एक कोण बराबर हो, दूसरा भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अब ये देखो, इसमें सबसे पहले आपको एक दो थ्योरम है, 6.1 और 6.2, ये आपको याद करनी होगी। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहां से और यहां तक ये थ्योरम है। मैं इसको प्रूव नहीं करा रहा हूं, पहले आप याद कर लो इसको और मैं समझा देता हूं, या समझ जाओगे तो खुद याद हो जाएगी। समझना सबसे पहले ज़रूरी है। मैं इसको समझा देता हूँ और आपको खुद याद हो जाएगी। ये थ्योरम आप स्क्रीन शॉट ले करके आप अपने पास रखो और रीडिंग करो इसकी और समझो, बार बार इसको लिखो, फिर बाद में मैं इसको प्रूव करा दूंगा। देखो, मैं समझाऊं इसको कि अगर कोई एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का मतलब 3 भुजा, तो उस त्रिभुज की कितनी भुजा हो गई? 3 भुजा, 1 2 और ये है 3 भुजा। अब त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं में हमें सिर्फ ये चेक करना है, इसका नाम लिख देता हूं मैं ए बी और सी। अब इस त्रिभुज की 3 भुजाओं में थ्योरम क्या कह रही है कि किसी त्रिभुज की, यही त्रिभुज नहीं, कोई भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज की, देखो 3 भुजाओं के बारे में ये बताएगा। पहले एक भुजा, फिर 2 साथ में भुजा लेगा। थ्योरम पे ध्यान दो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, एक भुजा मान लेते हैं कि बीसी की बात कर रहा है, बीसी की एक भुजा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, समांतर मतलब क्या होता है? 9th में आपने पढ़ा है। समांतर का मतलब यह है कि दो भुजाएं जब आपस में ना कभी इधर मिले और ना कभी इधर मिले, और हर जगह पर ये अपने बीच में एक समान अंतर रखती हो। हर जगह पर, जितनी जगह पर चेक करोगे आप, एक समान गैप होगा, सेम गैप हर जगह पर, तो ये होती है समांतर। तो इसने क्या कहा? त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की एक भुजा के, एक भुजा मतलब मान लिया बीसी, एक बीसी के बारे में कह रहा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। अब ये देखो, समांतर, समांतर खींचिए एक रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं। अब भाई एक भुजा की बात कर ली जब हमने बीसी, तो बाकी कितनी बची? 2। एक तो बची ए बी भुजा, ये भी, और एक भुजा कौन सी बची? ए सी।
दो भुजा बची। अब दो भुजा बचने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों भुजा के बारे में अभी ये बताएगा। तो ये प्रमेय बता रही है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के तो समांतर अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा मतलब इसको, अन्य का मतलब है जिसकी बात हमने कर ली उसको छोड़कर बाकी जो बची वो अन्य दो भुजा। अन्य दो भुजा कौन सी? ए बी और ए सी। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इसको इस वाली भुजा को इस बिंदु पर और इस वाली को इस बिंदु पर। समझ में आया? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के तो समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद मतलब उसको काटने के लिए, विभाजित करने के लिए, ये प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा अगर खींची जाए, ये खींची देखो, इसका नाम मैं रख देता हूं डी और ई। तो डी ई रेखा खींच दी हमने, जैसे थ्योरम ने कहा वैसे, कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के तो समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब ये जो अन्य दो भुजाएं हैं ए बी और ये ए सी, तो ये अन्य दो भुजाएं किसमें विभाजित हो जाएगी? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात मतलब मैंने बताया था, अनुपात का मतलब है भाग करके जो आएगा वो, जैसे ए डी की डी बी से भाग करो, ए डी बटे में डी बी, ये जो अनुपात आ रहा है ये अनुपात किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा ये ए ई और ई सी। ये है थ्योरम कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा बीसी, बीसी के समांतर एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, बाकी जो दो बची उनके, उनको अलग अलग समद्विभाजित करती हो। एक जो ए बी और ए सी है इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो रेखा है ये जो प्रतिच्छेद कर रही है और बीसी के जो समांतर है, ये रेखा जो ये भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, इनको एक ही अनुपात में बांट देगी। भाई देखो ए बी को ये डी बांट रहा है तो अनुपात क्या है? ए डी बटे डी बी। ऐसी ए सी को ई बांट रहा है तो ये अनुपात क्या है? ए ई बटे ई सी। तो ये जो दोनों अनुपात हैं ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये कब होंगे? जब ये भुजा, ये जो डी ई है, ये जो रेखा हमने खींची है, ये रेखा डीई जो रेखा है ये बीसी के समांतर होनी चाहिए। तो वो क्या देगा? वो इसमें ये दो भुजाएं, जो एक रेखा उसने खींची एक वो, और एक जो भुजा उसने त्रिभुज की दे रखी है वो, दोनों को ऐसे समांतर देगा। ये जो निशान है ये समांतर का निशान है, समांतर। देखो ये समांतर, इंग्लिश में कहो तो पैरेलल, ठीक? तो समांतर वो खुद देगा। और जब ये डी ई और बी सी जब ये समांतर होगी तो इस समांतर के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई ए डी और डी बी का जो अनुपात है किसके अनुपात के? ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर हो गया। ये है थ्योरम। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए ये इंग्लिश में थ्योरम है। ये आप स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छे से रीड करो और जैसे मैंने समझाया उसको वैसे समझो, ठीक? और ये याद खुद हो जाएगी। ये याद रखना जरूरी है। इस थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम ही सिर्फ याद नहीं रखना है, सिर्फ थेल्स थ्योरम याद नहीं रखना है, इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम भी है और थेल्स थ्योरम के साथ साथ इसका नाम बीपीटी भी है। बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो ये ऊपर आपको दे रखा है इसमें, ये है,
यहां से यहां तक, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये स्क्रीनशॉट ले आओ और ये सब नाम याद रखना, थेल्स थ्योरम नाम भी याद रखना, बीपीटी भी याद रखना, शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, क्योंकि पेपर में ये थ्योरम मैक्सिमम तो आती है, और साथ में यही नहीं कि थेल्स थ्योरम ही लिखा आएगा, हो सकता है वहां पर वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूछ ले कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताओ। कथन लिखने के लिए भी आएगा, स्टेटमेंट भी देनी होगी और प्रूव भी करना होगा। प्रूव में थ्योरम को सबको एक साथ कराऊंगा, तो आप अभी फिलहाल इसको याद करो, और याद करने के साथ इसको समझो, समझते हुए याद करो। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, थेल्स प्रमेय कहते हैं, थेल्स प्रमेय के साथ साथ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो ये दोनों नाम याद रखने हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और थेल्स प्रमेय। उसके बाद अगली थ्योरम 6.2, ये 6.2 थ्योरम है। इस थ्योरम को मैं भी अभी समझाता हूं। इस थ्योरम को हम क्या कहेंगे, थेल्स की विपरीत प्रमेय। जो थेल्स प्रमेय कह रही थी उसका उल्टा है ये, इंग्लिश में कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता का विपरीत प्रमेय। अब देखो, पहली थ्योरम जो थी 6.1, उस थ्योरम ने क्या कहा आपको, उस थ्योरम ने ये कहा कि भाई समांतर उसने दिया है और अनुपात आपको सिद्ध करना है। मतलब समांतर अगर उसने दिया है किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में अगर समांतर मिला है, तो इसका मतलब ये अनुपात आपका बराबर होगा। थेल्स थ्योरम ये है। थेल्स की विपरीत क्या है कि ये उसने दिया है, जो उसमें इस समांतर होने से प्रूव हो रहा था वो उसने अब इस 6.2 में दिया है, और जो ये थ्योरम है, ये जो समांतर था ये उससे प्रूव हो रहा है, मतलब उल्टा हो गया। पहले डी ई पैरेलल बी सी था, अब दूसरी वाली थ्योरम में उसने कहा ए डी और डी बी, ए ई और ई सी, ये दोनों बराबर दी है, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए डी ई पैरेलल होगी बी सी के। ये थ्योरम से प्रूव हो जाएगा। अगर उसने ये दे दिया तो इससे प्रूव होता है कि ये ट्रू है। हम इसके जगह पर थेल्स का विपरीत प्रमेय लिखकर ये लिख सकते हैं। अब मैं थ्योरम आपको समझाऊं। थ्योरम में उसने क्या कहा 6.2 में कि यदि किसी त्रिभुज की या एक रेखा अगर किसी त्रिभुज को दो भुजाओं में, दो भुजाएं जो हैं उनको एक ही अनुपात में विभाजित कर दे, तो जो वो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। देखो लिख के आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज में जैसे नाम ए बी और सी, और बीच में ये डीई। अब की बार ऐसा नहीं कि ये डीई रेखा बीसी को समांतर करे, नहीं, बल्कि ये डीई जो रेखा है हमने ऐसी ली है कि वो एडी और डीबी को जो अनुपात में बांट रही है उसी अनुपात में एई और ईसी बांट रही है। अब देखो ये उसने दिया है एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी, ये है ये अनुपात। अब की बार उसने दे दिया कि ये जो रेखा हमने ली, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ए बी को और ए सी को, पहले उसने एक भुजा क्या जिक्र किया था, अब की बार उसने दो भुजाओं को मेंशन किया है। तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट दे, तो वह रेखा तीसरी जो भुजा है उसके समांतर हो जाती है। मतलब ये जो रेखा है डी ई, ये तीसरी भुजा जो इसकी बी सी है
उसके समांतर हो जाएगी। ये थेल्स की विपरीत प्रमेय है। दोनों थ्योरम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं इसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अच्छा, इंग्लिश, क्योंकि आपके पास अभी किताब भी नहीं होगी, लॉकडाउन चल रहा है, बुक की जो दुकानें थी, शॉप थी, वो भी बंद है इस वक्त। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें याद भी कर लो। इन्हें याद करने में भी टाइम लगता है, समझ भी जाते हैं, फिर भी एक रूटीन होता है कि थोड़ा याद कर लो तो अच्छे से समझ में आता है। फिर इसीलिए मैं इनको प्रूव नहीं करा रहा हूँ अभी। इंग्लिश में आप ये स्क्रीनशॉट लो या फिर एक कॉपी में आप इनको उतार सकते हो। ये थ्योरम है, यहाँ से यहाँ तक, ये थ्योरम। इस थ्योरम का स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी में उतार लो, नोट कर लो इसको। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। पहला उदाहरण नंबर 1। एक बात याद रखनी है आपको कि अगर इसने आकृति का जिक्र किया है, जैसे इसने आकृति यहां पर बताई कि देखिए आकृति 6.13, 6.13, तो जब इसने आकृति का जिक्र कर दिया तो इसका मतलब इसने आकृति पहले से ही दी है। अगर ये आकृति का जिक्र नहीं करता तो हमें आकृति को बनाना होता, फिर उसमें हमें अपनी तरफ से बनानी पड़ती आकृति। अब ये देखो, सबसे पहले उसने क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि किसी रेखा, यदि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है, इसे त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज ABC, इसने एक रेखा दी है और एक त्रिभुज ABC दिया। तो पहले तो त्रिभुज ABC इसने बना रखा है, वही ले लेता हूं मैं। मतलब ये अगर नहीं भी दिया है तो हमें एक त्रिभुज ABC बनाना है। अगर उसने आकृति का जिक्र नहीं किया होता तो हमें पहले ABC बनाते, फिर उसके बाद की भुजाओं AB और AC, तो हम पहले AB को पकड़ते, फिर उसके बाद AC की बात करते। को क्रम से, क्रम से का मतलब ये होता है कि जो उसने पहले दिया उसके लिए पहले वाला, और जो उसने बाद में दी भुजा उसके लिए बाद वाला अक्षर। ये क्रम से का मतलब ये होता है कि जैसे क्रम से पीछे उसने वर्णन किया, पीछे उसने मेंशन किया भुजाओं को, उसी तरह से उसी तरह से जैसे उसने एक AB पहले दी, AC बाद में दी, इसी तरह से D पहले और E बाद में जो दिया है, तो वो D जो पहले वाला पहले वाली भुजा के लिए है, और जो दूसरा अक्षर E है वो दूसरी वाली भुजा के लिए है। तो AB पर हम D पॉइंट लेते, एक बिंदु लेते D, और उस पर जैसे हम त्रिभुज ABC ले लिया, ये ABC। उसके बाद इसने AB की बात करी, AB पर कौन सा पॉइंट है, D, तो हमने एक पॉइंट लिया और D। फिर उसके बाद AC की बात करी, AC पर कौन सा पॉइंट है, E, तो हमने एक पॉइंट लिया E पर प्रच्छेद करे, देखो आगे पढ़ो, प्रच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो। अब देखो इसने क्या कहा, ये इसने जो DE को कहा, ये कह रहा कि प्रच्छेद करे और वो भुजा जो है ना BC के समांतर हो, तो BC के उसने समांतर दी है वो पहले से। तो सिद्ध ये करना है कि AD जो होगा, AD और AB इनका जो अनुपात होगा AE और AC इसके अनुपात के बराबर होगा। अगर ये नहीं दिया होता तो हमें ऐसे ड्रॉ करना होता इसको, लेकिन इसने आकृति खुद दी है। अभी हम आकृति ले लेते हैं।
अब आगे सवाल करें। सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो उसने दिया है। अब दिया क्या है देखो, दिया है उसने कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर प्रच्छेद करे तो बी सी के समांतर होगी। तो इसका हम डी ई को किसके समांतर दिया उसने, बी सी के समांतर दिया है। भाई डी ई रेखा ही तो हमने खींची है और ये बी सी के समांतर होगी, इसने पहले कहा ये रहा। तो हम क्या लिखेंगे कि इसने ये दिया है, सबसे पहले दिया है। अब दिया है सिद्ध करना, सब आप क्वेश्चन आप आंसर शीट में लिख देते हो तो टीचर को क्वेश्चन पेपर में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम पहले लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है, अच्छा इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे टू गिवन। ये लिखेंगे। अब दिया क्या है कि इसने जो डी ई दी है पैरेलल दी है बी सी की। देखो डी ई बी सी दोनों आपस में पैरेलल दी है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ये देखो ए डी ए बी, इस ए डी को इस ए बी के का अनुपात और इस ए ई का इस ए सी के साथ अनुपात जो होगा वो सिद्ध करना है। ए डी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए बी, इसका अनुपात सिद्ध करना है ए अपॉन ए सी के साथ। अब ये त्रिभुज हमारे पास है। अच्छा वो जो थ्योरम हमने पढ़ी है याद रखना, वे त्रिभुज होने के बाद ही लग पाएंगी। पहले त्रिभुज देख लो कि वो त्रिभुज है या नहीं है, नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्शन करके त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये पहले से त्रिभुज है, त्रिभुज पहले से ही है। तो त्रिभुज का नाम क्या है देखो, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी, उसने नाम दिया भी है क्वेश्चन में। तो हम फिर लिखेंगे पत्ती। यहां पर सिद्ध करना है को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टू प्रूव। अच्छा इंग्लिश में सही होता है, इंग्लिश में लिखने का एक तरीका भी होता है, हिंदी में कोई तरीका तो होते हैं लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ा अलग सा लगता है। फिर भी मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में करा रहा हूँ। हिंदी मीडियम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से इंग्लिश मीडियम में बहुत सी वीडियो और भी मिल जाती है, पर हिंदी मीडियम में कोई वीडियो है नहीं यूट्यूब पर ज़्यादातर। तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम की कभी निकालूंगा बाद में। और इंग्लिश मीडियम की मुझे लगता भी नहीं कि ज़रूरत है शायद। अब यहाँ पर उपपत्ति ना लिखकर इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ कॉमन ही निकाल रहा हूँ, प्रूफ। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। उसके बाद अब देखो, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज एबीसी में उस त्रिभुज का जरूर जिक्र करना जिस त्रिभुज में हमें जो चीज़ सिद्ध करने के लिए दी गई है। तो वो त्रिभुज जरूर लेंगे जिस त्रिभुज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस त्रिभुज से हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो त्रिभुज हम या पहले उस त्रिभुज का जिक्र करेंगे। त्रिभुज एबीसी में ये हम लिखेंगे कि हमें इसमें क्या मिला, हमें इसमें डी ई और ये देखो बी सी है, डी ई और बी सी ये हमें दोनों पैरेलल मिली हैं। डी ई पैरेलल है बी सी के। ये कहाँ से आया, ये दिया है उसने क्वेश्चन ने। यहाँ पर रीज़न जरूर लिखेंगे कि भाई हमने ये क्यों लिख दिया, क्योंकि ये दिया है।
ये लिखना जरूरी है कि कहाँ से आई ये चीज़, ये डी ई बी सी तुमने कैसे लिख दिया पैरेलल, क्या हमें दे रखा है। फिर उसके बाद अब जब ये समांतर है, अब ये मैंने बताया था आपको कि अगर ए बी सी, अगर ये हमें समांतर दे रखी है, ये डी ई और बी सी ये दोनों समांतर हैं, तो इसका मतलब ये अनुपात थेल्स थ्योरम से बराबर हो जाता है। तो थेल्स थ्योरम से हम ये कह सकते हैं जब ये समांतर है तो इनका जो अनुपात होगा ए बी, ये डी है, ए डी डी बी, देखो ये डी है ना, ए डी और डी बी, ये अनुपात किस अनुपात के बराबर होगा, ये देखो ये ई है तो ए ई और ई सी के अनुपात के, ए ई और ई सी ये दोनों बराबर, ये अनुपात बराबर हो गया। ये हमें कहाँ से कैसे बराबर हुआ, क्योंकि थेल्स थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर अगर एक रेखा डी खींची जाए तो और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हो, तो जो वे दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में बढ़ जाएगी, एडी और डीबी, और ए और ईसी में बढ़ जाएगी। लेकिन अभी भी देखो ये सिद्ध नहीं हुआ, हमें यहाँ एडी चाहिए। देखो सिद्ध करने में क्या है कि हमें एडी चाहिए और यहाँ ए चाहिए, ऊपर का हमारा बिल्कुल प्रूफ हो गया, एडी ऊपर ए ऊपर, पर नीचे वाला देखो जो बटे के नीचे है यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ए सी है, तो यहाँ पर डी बी है, यहाँ पर ई सी है, अलग अलग है ना। अब इनको ए बी और ई सी कैसे बनाएंगे, देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर अगर ए बी सी और ये डी ई, तो यहाँ हमें बनाना क्या है, ये बनाना है ए बी। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें चाहिए ए बी, ऊपर वाले दोनों अंश जो है वो तो प्रूव होगा ए डी और ए ई, हमें सिर्फ हर पर ध्यान देना है, ए बी और ए सी पर। अब ए बी कैसे बनेगा, देखो ए बी पर ध्यान दो जरा, ए बी है क्या, ए बी जो है ए डी और डी बी दोनों का जोड़ है। इसी तरह से ए सी पे देखो, ए सी, अब ए सी क्या है, ए सी जो है वो ये रहा, अब ए सी है ए ई और ई सी का जोड़, ए ई और ई सी दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ए सी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाले पार्ट को दोनों को जोड़ना है, ए डी और डी बी, और इधर वाले पार्ट को दोनों को जोड़ना, ए ई और ई सी, मिल जाएगा हमें क्या, जो हमें यहाँ चाहिए। अब अगर हम इसे ऐसे जोड़ दे, देखो अब अगर हम इसे, जैसे हमने 4/5 लिखा, आपने ये पिछली क्लासेस में, हर क्लासेस में है ये भिन्न के सवाल, और भिन्न के सवाल बहुत अच्छे होने ज़रूरी हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 9th सब में ये है। और यहाँ पर अगर हम कुछ भी संख्या रखें, यहाँ ये 3, अब देखो 4/5 प्लस 3, तो हम इसको सॉल्व पता है ना कैसे करते हैं, इसकी तो करते हैं मल्टीप्लाई, गुना, फिर उसके बाद जो आता है इसमें हम इसे जोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, 5 की 3 में गुना, 5 दिया, यहाँ हो गया 15, ये 15 हो गया, और 15 को इसमें किस में जोड़ेंगे, 4 में, 15 और 4 हो गया 19 बटे में 5। देखो बटे में जो चीज़ है वो बटे में रहेगी, नहीं बदलेगी। तो अब ध्यान दिया आपने कि बटे में जो है, हर में जो है, हर नहीं बदलेगा इसका, पर अंश बदल जाएगा, और हमें अंश बदलना नहीं है, ए डी है ए डी ही रखना है, ए ई है ए ई ही रखना है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी लेते हैं तो बदल जाएगा। अब देखो आप कह रहे हो यहाँ तो जोड़ आए नहीं, जोड़ इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ 3 रखा, अब 3 की जगह अगर हमने यहाँ 1 रख लिया होता, क्या 1, तब देखो अब भी क्या करना है, इसकी इसमें गुना, क्या करनी है, गुना, 5 एकम 5, और फिर जो रिजल्ट आए उसको हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है, 5
और ये 4, 5 4 9 बटे में जो रहेगा जो है वही रहेगा। तो अब ये जोड़ है या नहीं है, देखो 4 और 5 का जोड़ है, क्योंकि हमने यहाँ 1 रखा है, इसकी गुना करने पर 5 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 5 ही रहेगा, और उसको फिर से 4 में जोड़ेंगे तो 5 और 4 का जोड़ मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें प्लस में 1 रखना है। क्या करना है, प्लस में 1 रखना है, अपनी तरफ से प्लस में 1 रखना है, और प्लस में 1 अपनी तरफ से लगाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये की है, जो हम देखो बराबर का मतलब है इधर LHS और इधर RHS, तो जो भी एक्टिविटी हम LHS में करेंगे वो एक्टिविटी हमें RHS में भी करनी होगी। ये रूल्स है मैथ का, कि जिससे कि अर्थ ना बदले, जिससे मैथ का अर्थ ना बदल जाए, रूल ना टूट जाए, कोई प्रॉपर्टी ना टूट जाए। तो अब हमें क्या करना है कि अब +1 हमें LHS और RHS दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हम आपने देखा ही है कि हमें जो जोड़ चाहिए वो दोनों तरफ चाहिए। यहाँ भी AB जो कि AD और DB का जोड़ है, यहाँ भी AC जो AE और EC का जोड़ है, दोनों को जोड़ना है, इधर इन दोनों को इधर इधर, तो +1 दोनों तरफ रखना पड़ेगा। पर जब रखेंगे तो रखने पर क्या होगा, रखने पर देखो, रखने पर हमें अगर हमने AD और DB रख दिया तो आपको पता है कि जब +1 रखेंगे, अभी अभी मैंने बताया कि नीचे वाला तो नहीं बदलेगा पर ऊपर वाला बदल जाएगा। DB की AD में DB की 1 में गुना करके AD जोड़ेंगे तो AB ऊपर मिलेगा और DB नीचे, जबकि DB हमें चाहिए ही नहीं। देखो AD चाहिए, जो कि बदलना नहीं था वो बदल गया, और जो बदलना था वो बदला ही नहीं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमने एक बात सीखी कि जो हमारे पास नीचे हर में होगा वो बदलेगा नहीं, और जो अंश में होगा वो बदल जाएगा। तो जिसे बदलना है वो तो अंश होना चाहिए, और जिसे नहीं बदलना है वो हर होना चाहिए, क्योंकि हर बदलता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, जिसको बदलना है उसको अंश यानी ऊपर ले जाएंगे, और जिसको नहीं बदलना उसको हर यानी कि नीचे ले जाएंगे, पलट देंगे। अब देखो ये जो आपका AD और DB है, अगर मैं इसी को पलट दूं, DB तो ऊपर कर दूं और AD नीचे, अब +1 करके देखो, अब +1 करके देखो, देखो मैंने इसको पलट दिया। भाई AD नहीं चाहिए तो हम AD चाहिए, AD चाहिए, देखो ये रहा, ये AD चाहिए तो AD को मैं नीचे ले गया, क्योंकि नीचे वाला बदलता नहीं है। DB नहीं चाहिए इसमें तो DB वाला ऊपर ले गया, क्योंकि ऊपर आने पर ये बदल जाएगा। अब देखो, अब मैं AD की 1 में गुना करूंगा AD और AD फिर DB जोड़ेंगे तो AD और DB दोनों जुड़ जाएगा। ये था ना आपका ABC और ये DE, तो AD और DB को जोड़ेंगे तो पूरा क्या मिलेगा, AB मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिला, देखो AD की 1 में गुना AD और AD को DB में जोड़ा, AD को DB में जोड़ा तो AD और AD को DB में जोड़ा तो पूरा क्या मिला, AB। तो AB यहाँ पर मिल गया, और नीचे क्या, नीचे बदला ही नहीं AD। तो अब देखो AD अपॉन DB, यहाँ AB अपॉन DE है। तो जैसे हमने पहले बदला था, अपनी मर्जी से इसको बदला था ना, पलटा था अपनी मर्जी से, तो अब सीधा कर लेते हैं। अब सीधा करेंगे तो AD ऊपर पहुंच जाएगा और DB नहीं, AD ऊपर और DB, AD ऊपर और AB नीचे। अब देखो, अब देखो जो हम नीचे लाए थे हमने उसको वैसे ही ऊपर कर दिया, जो हम ऊपर लाए थे हमने उसको नीचे कर दिया, जिसे पलटा था वैसे ही दोबारा से पलट दिया, क्योंकि हम उसको सीधा तो करेंगे ना। अब ये देखो, अब ये जो बना, क्या ये सेम नहीं है, जो हमें प्रूफ करना था हो गया।
तो यही हमें करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, पलटना है, +1 करना है, फिर उसको दोबारा से पलट देना है, सीधा कर देना है। अब आगे देखो क्वेश्चन। इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर मैं आगे करा रहा हूं। अब यहां इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, पर उससे पहले हमें जहां जो चाहिए वो रखना पड़ेगा। मैंने बताया था कि इसको पलट देंगे। पलट क्यों देंगे, क्योंकि हमें एडी और एई ऊपर वाले जो है वो वही हैं जो हमें प्रूफ करने में उसने दिए थे, और डीबी और ईसी हमें चाहिए ही नहीं। तो जो हमें चाहिए वो हम करेंगे नीचे, और जो हमें नहीं चाहिए वो हम करेंगे ऊपर। ये डीबी बटे में एडी, और ये ईसी बटे में एई, और इसमें हमें करना क्या है, +1 +1। अब देखो, अब एडी की 1 में गुना, फिर डीबी जुड़ेगा। याद रखना, ये पहले इसकी गुना होती है, इसकी गुना होती है यहाँ, फिर इससे जुड़ता है। ये तरीका है, ये छठी क्लास से ही सिखाया जाता है, छठी 7वीं 8वीं 9th सब में सिखाया जाता है। तो एडी और डीबी जोड़ा, तो जोड़ने के बाद बनेगा ए बी बटे में जो था वही रहेगा। इधर दोनों जुड़ेगा तो ए सी बटे में ए ई रहेगा। अब ये देखो, अब ये हमें उल्टा मिला ना, और हमने पलटा था, दोबारा से पलट लेते हैं। और दोबारा से इसे पलटा तो क्या मिला, ये ऊपर चला गया, ऊपर जो था वो नीचे आ गया, और यहाँ जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे। अब हमें वो सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था, एडी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी। देखो, एडी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी, ये रहा। ये रहा एडी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। एडी अपॉन ए बी और ए अपॉन ए सी। तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे करें, उदाहरण नंबर दूसरा। तो इसमें पढ़ें, इसने कहा ए बी सी डी एक समलम है। समलम का मतलब यह है कि दो भुजाएं उसकी समांतर होंगी, दो भुजाएं आमने सामने वाली, कोई दो भुजाएं समांतर 100% होंगी। समलम का मतलब ये होता है। अब इसने दी है जिसमें ए बी और ए सी, उसने जिक्र करा आगे कौन कौन सी समांतर होगी, ए बी होगी और डी सी होगी। असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ, इसने दो बिंदु लिए हैं। प्रकार स्थित है कि ई एफ और ए बी के समांतर हैं। देखो, अगर ये चित्र नहीं देता, इसने जिक्र यहाँ नहीं किया होता, तो हमें खुद पढ़ करके बनाना होता। बनाते तो सीधा ऐसे बना लेते, ये समांतर है, ये समलम होता है, इसे कहते हैं समलम, कि इसकी दो भुजा ये वाली और ये वाली समांतर है। और इसका नाम क्या देना है इसमें, देखो क्या नाम देना है, ए बी और डी सी। इसका नाम मैंने ए बी दे दिया और इसका नाम मैंने डी सी दे दिया, तो ए बी सी डी नाम हो गया इसका। यही नाम इसने यहां जिक्र करा है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ये हो गया पूरा। उसके बाद कह रहा असमांतर भुजा ए डी और बी सी जो है, ए डी ये रही और बी सी ये रही, जो असमांतर समान नहीं है। तो यहाँ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा
दोनों एडी और एडी और बीसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आगे जाके तो ये मिल रही है। तो जो मिल जाए किसी भी कोने में, उधर या इधर, तो वे समांतर नहीं होती। ये दो भुजाएं मिलेंगी नहीं, ना तो इधर और ना इधर, तो ये समांतर है। तो एडी और बीसी पर क्रमशः, फिर से क्रमशः बोला, क्रमशः का मतलब कि ई जो होगी वो किस पर होगा बिंदु, एडी पर। तो यहां पर ई मान लेते हैं, ये वाला ई। फिर कह रहा है कि एफ किस पर होगा, फिर दूसरे वाले पर, ये यहां पर, ये दूसरे वाले क्रमशः दे दिया ना। तो एफ कहाँ हो गया, ये यहां एफ मान लिया, चलो ये हो गई लाइन। इस प्रकार स्थिति है कि ईएफ भुजा, ईएफ जो है वो भुजा ए बी के समांतर है, इस ए बी के समांतर है। ये वाली भुजा जो है ये ए बी के समांतर है, और ए बी जो है वो डी सी के समांतर है। इसने दिया है यहां पर ए बी और डी सी दोनों को समांतर दिया है। देखो अब एक बात समझो, अगर कोई रेखा जिसका नाम ए बी है वो एक रेखा ई सी के समांतर है, और दूसरी एक और रेखा है डी सी, उसके भी समांतर है। जब ये ए बी इसके समांतर और इसके समांतर है तो ये दोनों आपस में भी तो समांतर होगी। देखो कैसे, ए बी माना यहां रखा है, अब ए बी के समांतर हम खींचेंगे एक रेखा जिसका नाम हमने रखा ई एफ, और ई एफ के समान, अब इस ए बी के समांतर, इस ए बी के समांतर चलो मैं ऊपर खींच लेता हूं ये डी सी रेखा। तो अब ये दोनों आपस में समांतर, समान अंतर रखने वाली, बीच में गैप समान, ये दोनों आपस में गैप समान। तो अब इसके और इसके बीच का गैप भी तो समान होगा इस वाले के। जब एक रेखा ऐसी हो बाकी रेखा उसके समांतर हो, तो वे जो बाकी रेखाएं, चाहे एक रेखा, चाहे दो रेखा, तीन रेखा, 10 रेखाएं भी अगर ऐसी हैं किसी एक रेखा के समांतर हैं, तो वे 10 भी आपस में समांतर हो जाएंगी। ये याद रखना है आपको। और ये लॉजिक समझ में भी आ रहा होगा कि भाई अगर वही बात है बराबर, जैसे बराबर में अगर ये रेखा है 5 फुट है और ये इसके समान बराबर है, और ये है ये भी इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होने का मतलब ये भी 5 हो गई, ये इसके बराबर होने का मतलब ये भी 5 हो गई, तो ये आपस में बराबर हो गई नहीं हो गई, ये भी 5 ये भी 5। तो बराबर ये समांतर का मतलब ये है कि अगर एक रेखा कोई ऐसी है जिसके समांतर बाकी 2 या 3 रेखाएं हैं, तो वे 2-3 रेखाएं आपस में भी समांतर हो जाएंगी। ऐसी बराबर भी है, अगर कोई रेखा है और उसके समांतर उसके बराबर 2 या 3 रेखाएं उसके बराबर हैं और अलग से 3 रेखाएं, तो वे 3 रेखा आपस में भी बराबर हो जाएंगी। ये 9th क्लास में भी आपको थ्योरम भी दी गई है। अब देखो, अब इसमें हम आकृति जो इसने दी है वो उतार लेते हैं, वहां पे कॉपी पेस्ट कर लें। ये आकृति है ना, अब ये देखो, अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। ये अब इसे अच्छे से समझो। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि ए बी ई एफ और डी सी आपस में सारी भुजाएं समांतर हो जाएंगी, क्योंकि ये ई एफ बी ने ए बी के समांतर दिए, डी सी भी ए बी के समांतर। अब आगे देखो इसमें क्या है कि हमें प्रूफ ये करना है, ये
ये प्रूफ ए ई ई डी के प्रूफ, ए ई और ई डी दोनों के अनुपात को ये प्रूफ करना है कि ई बी एफ और एफ सी के अनुपात के बराबर है। अब ये प्रूफ तो आप तभी करोगे ना जब ये त्रिभुज दे रखे हो, चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है। और मैंने बताया भी कि 6.1 एंड 6.2 दोनों ही थ्योरम त्रिभुज पर है, तो त्रिभुज होना चाहिए। अब त्रिभुज तो आपके पास है नहीं दोनों में से कोई भी, तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि अगर त्रिभुज नहीं है तो कंस्ट्रक्शन करके, रचना करके आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और अगर उसने त्रिभुज पहले से दे रखा, जैसे पिछले वाले उदाहरण में दे रखा था, उसने क्वेश्चन ने दिया था त्रिभुज दिया था बना हुआ, अब की बार उसने समलम दिया है, तो इसमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, हमें रचना करनी पड़ेगी। अब पता चला आपको रचना इसमें क्यों करनी है, और रचना करनी भी है नहीं करनी है, इसकी भी हर क्वेश्चन में वजह होती है कि किस क्वेश्चन में हमें रचना करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी। भाई हर क्वेश्चन को हमें याद थोड़ी ना रखना है, समझना है कि क्यों करनी पड़ेगी, क्या वजह है इसकी। तो ये देखो, अब हमारे पास त्रिभुज ही नहीं है तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा पहले। अब त्रिभुज बन सकता है, देखो हमें क्या बनाना है, त्रिभुज ए ई और ई डी, ए ई और ई डी। तो त्रिभुज कैसे बन सकता है, ये त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज। यहां पर कोई भी नाम दे दो, जी नाम दे रखा है जैसे क्वेश्चन उदाहरण में ही, तो ई जी और डी सी ये दोनों समांतर होनी चाहिए, तभी जाके ये ए ई और डी सी, ए ई और ई डी और ए जी और जी सी दोनों क्या होंगे, ये समांतर हो, बराबर हो जाएगा अनुपात। अब देखो ए ई और ई डी तो आ गया, ए ई और ई डी। इसी तरह से अब देखो ये वाली जो जी ई रेखा है ये ए बी के समांतर हो जाएगी, तब हमारे पास क्या होगा, तब ये हो जाएगा ए जी और जी सी। ए जी और जी सी इसमें भी आया था और इसमें भी आया, किसके समांतर हो जाएंगे, बी एफ और एफ सी के समांतर, समांतर हो जाएगा। अब ये जो ए जी और जी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, भाई ये वाला अनुपात भी ए जी और जी सी के अनुपात के बराबर, बी एफ और एफ सी भी ए जी और जी सी के अनुपात के बराबर। तो जब दो अनुपात किसी एक ही अनुपात के बराबर हो रहे हैं, ये वाला ये कंडीशन बैठ रही है इसकी, ए ई ई डी और ए जी और जी सी। इसी तरह से ए ई और ए ई नहीं, ए जी और जी सी किसके बराबर हो रहा है दूसरे वाले त्रिभुज में, बी सी और एफ सी। भाई दो त्रिभुज बन गए ना हमारे पास, एक त्रिभुज का नाम है ए डी सी, है ना एक त्रिभुज का नाम, और एक त्रिभुज का नाम है, देखो मैं ये त्रिभुज, ये वाला, एक ये त्रिभुज बनना है हमारे पास, दो त्रिभुज है, और ये यहाँ पर जी नाम दे दिया। दो त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक त्रिभुज है जो है आपका पिंक वाले में और एक है ब्लैक में, तो ए ई और ई डी, ए जी और जी सी के बराबर, यहाँ पर ये हो गया। अब इसी तरह से त्रिभुज एक का नाम है ए बी सी त्रिभुज जो ब्लैक में है, तो इसमें ए जी जी सी बी एफ एफ सी के बराबर हो गया, ये वाली कंडीशन। अब यहाँ देखो ये जो ये वाला है, ये पार्ट दोनों में बराबर है नहीं है, भाई ये भी उसी जिस अनुपात के बराबर है, ये भी उसी अनुपात के बराबर है, तो आपस में ये दोनों भी तो बराबर हो गए, ये दोनों, ये और ये कौन कौन से, ये वाला क्या नाम है इसका, ए ई, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं ये वाला ना, इसका नाम क्या है ए ई और ई डी। दूसरा ये वाला
इसका नाम क्या है, बी सी और एफ सी। अब ये देखो, ये जो तुम्हें मिला ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट मिला ये वही नहीं है जो तुम्हें सिद्ध करना था। जो हमें सिद्ध करना था ये वही है, ए ई ई डी। यहां देखो ये रहा, ये रहा। और जो दूसरा है ये वाला, वो ये रहा। ठीक, तो जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो ये इस तरह से हमें सिद्ध करना है। ये अब मैं आपको सिद्ध कराता हूँ कि पूरी तरह से लिखना क्या है। इस तरह से आपको ये पहले ही प्लानिंग कर लेनी होती है, पहले देखते समझ में आना चाहिए कि हाँ हमें इसमें त्रिभुज ही नहीं मिला, तो हमें सबसे पहले त्रिभुज की रचना करते हैं। और त्रिभुज की रचना सिर्फ एक लाइन से त्रिभुज की रचना हो गई। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर लो तब भी हो जाएगा, तब भी वही बात है भाई, हमें ए ई ई डी चाहिए और ये यहाँ से ये मिल जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट ये वाला त्रिभुज में मिल जाएगा, बी एफ एफ सी मिल जाएगा इधर से। तो जैसे त्रिभुज में रचना करनी है आप वैसे करके कर सकते हो। अब मैं आपको कराता हूँ आगे। तो सबसे पहले हमें दिया है दिया है, बहुत हल्का पेन चल रहा है। ये टैब पे लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, और वैसे भी हिंदी में लिखना है। तो दिया क्या है, अब दिया था आपने पहले पढ़ा था इसमें कि इसने जो दिया था वो देखो यहाँ से मिलेगा। इसमें दिया क्या है, ये वाला पार्ट दिया है, ए बी पैरेलल डी सी, ये दिया है, ये लिखते हैं। और दूसरा, चलो ए बी पैरेलल डी सी, ये ध्यान रखो हमें क्या लिखना है, ए बी पैरेलल दिया है डी सी के, ये ए बी है और ये डी सी है, ए बी डी सी दोनों पैरेलल। और साथ में और क्या दिया है, ये दो चीज़ दी है, दो कंडीशन है इसमें। दूसरा देखो, ये ये दे रहा है ई एफ, बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ जो है ना, ई एफ भुजा जो ए बी सी है, ए बी के समांतर है, ये भी दिया है इसने, ई एफ और ए बी समांतर, ई एफ और ए बी समांतर दिया है, ये दे रखा है यहाँ। ये चूंकि कहते हैं इसमें, चूंकि ये निशान होता है इस तरह का, ये लगा लो। चूंकि का मतलब वही हो गया कि ये दे रखा है इसलिए हम कोई चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। देखो मैं बता दूं, ये वाला निशान है चूंकि का, ये, और ये निशान है इसलिए का। इंग्लिश में कहो तो ये निशान सिंस, सिंस लिखते हैं ना, सिंस, ये SINCE सिंस। तो हिंदी इंग्लिश में चाहो तो सिंस लिख दो, चाहे ये लिख, ये निशान बना दो। यहाँ सो लिखते हैं या देयरफॉर लिखते हैं, तो उसके लिए ये निशान है। अब देखो ये हो गया, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है देखो, ये सिद्ध करना है, AEED BFFC,
ये वाली चीज़, ए ई ई डी बी एफ एफ सी, ये सिद्ध करना है। देखो, ए ई ई डी बी एफ एफ सी सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो, जब इसने यहाँ ए बी डी सी और ई एफ ए बी दे रखा है ना, ये ए बी डी सी ये समांतर है किसके, ई एफ ए बी के। ए बी डी सी किसके समांतर, ए बी के, और ई एफ भी किसके समांतर, ए बी के। भाई दोनों ए बी के समांतर है ना। अब जब दो रेखा है किसी एक ही रेखा के समांतर है तो वे आपस में भी तो समांतर होंगी। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का निशान लगाकर इसे कहते हैं इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट ये आपको 11th और 12th में बहुत ज़्यादा आता है। ये 10वीं में नहीं है, 9th में भी नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल आप करो तो कर सकते हो। ऐसी जगह पर इस्तेमाल होगा ही वैसे ही, लेकिन 11th 12th में कुछ ज़्यादा ही है इस्तेमाल में आता है। तो हम इम्प्लाइज दैट लिखकर हम लिख सकते हैं, इस इम्प्लाइज दैट का मतलब है इसका अर्थ है ए बी पहला डी सी और ई एफ पहला ए बी का अर्थ ये हुआ कि डी सी और ई एफ दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। और यहां समीकरण बना दो फर्स्ट, कि इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब देखो, अब रचना, क्योंकि रचना के बिना तो होगा नहीं ना, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं है ये, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या करना है, रचना। तो रचना हिडन लाइन में होती है, हिडन लाइन, ये वाला इस तरह से, ठीक। ये अब ये जो पॉइंट, इस पॉइंट ने जो काटा इस वाली लाइन को, ई एफ को जो प्रच्छेद किया, इसका नाम इसने जी दिया है। चलो जी हम लिख लेते हैं, जी लिख दिया। अब देखो, तो रचना हमने क्या करी कि ए और सी को मिलाया, जो ई एफ को बिंदु जी पर प्रच्छेद करती है। ए और सी को मिलाया, जो बिंदु किस पर, जी पर प्रच्छेद करती है। ये सिद्ध करना है, दिया है रचना, इन सब के नंबर मिलते हैं। तो हर लाइन लिखोगे, और उसके अलावा टीचर को बार बार क्वेश्चन पेपर में नहीं जाना पड़ता, तो इसलिए टीचर पर इंप्रेशन अच्छा जमता है इससे। तो ये दिया है, सिद्ध करना है, रचना सब लिखना आप। उसके बाद अब देखो, अब हमें क्या करना है, अच्छा रचना की जगह इंग्लिश स्टूडेंट क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। ये आपको पता ही होगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब आगे प्रूफ। अब देखो, इसमें हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ बिना त्रिभुज के तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो हमें सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, ए ई और ई डी। और ए ई डी कब सिद्ध करेंगे, जब ए ई और ई डी वाला त्रिभुज मिले। हमें देखना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना देखो, सबसे पहले ए ई बटे ई डी चाहिए। तो ए ई ई डी तब मिलेगा जब ए ई ई डी जिस त्रिभुज में आ रहा है उसे लेंगे। अब ए ई
ईडी त्रिभुज में किस में आता है? इसमें, इसमें ही तो आ रहा है ना। तो इस वाले त्रिभुज को हम लेंगे, क्या नाम लेंगे? ए डी सी में। तो अब देखो, त्रिभुज ए डी सी में। अब एडीसी में हमें क्या मिला है? यहां देखो, जब तक किसी भी त्रिभुज में समांतर नहीं मिलेगी कोई रेखा, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा नहीं मिलेगी तब तक हम थेट थ्योरम नहीं लगाएंगे, तब तक लगा ही नहीं पाएंगे। तो हमें किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तो चाहिए। अब हमें देखो, यहां पर हमें क्या मिला था? यहां पर ये ई एफ, ये जो पूरा ई एफ है ये किसके? डीसी के बराबर है। ई एफ डीसी, देखो यहां होगा, ये रहा। देखो ये रहा डीसी और ई एफ, यहां पर है ना। यहां पर क्या था कि ए डी सी, ये त्रिभुज तो है, पर त्रिभुज में इस त्रिभुज की एक भुजा जो डीसी है इसके समांतर होनी चाहिए ईजी। तो ईजी तो नहीं है यहां पर, देखो ईजी तो कहीं लिखा नहीं है, पर यहां ई एफ जरूर लिखा है। तो अब ये देखो, अगर दो रेखाएं, दो भुजा इस तरह से, जैसे ए बी, या इसी का नाम लिख देता हूं जो इसमें दे रखा है कि ई एफ और ए, ये डी सी, ई सी, डी सी और ई सी, डी सी ई एफ है। अच्छा, ई डी ई एफ पहले है और डी सी बाद में है। ये लो, यहाँ ये रहे ई एफ और यहाँ ये रहे डी सी। तो जब ई एफ डी सी दोनों आपस में क्या है, देखो ये समांतर है, यहाँ पर समांतर है। तो जब ये आपस में समांतर है, तो अगर इसका हम आधा पार्ट भी कर दें, यहाँ तक ये तोड़ दें, ये यहाँ से हटा दें, ये यहाँ से ये हटा देते हैं हम यहाँ, ये लो। तो ये तोड़ने के बाद कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, अभी भी तो ये एक दूसरे का गैप समान होगा यहाँ से। ये जो यहाँ मिलेगा, इसका जो नाम मिलेगा जी है, इसका जो नाम जी है, तो ये जी जो मिलेगा ये नाम, ये जी, बस इसने छोटा ही तो किया है। तो ये जो पूरा पार्ट था ई एफ को यहाँ से हटा ही तो है बस। अब यहाँ से यहाँ तक लो या इससे आगे बढ़ा के लो, ये कहीं मिलनी ही नहीं है, ना इधर की तरफ मिलेंगी ये, ना इधर की तरफ मिलेंगी। तो बढ़ाने से या घटाने से इनके बीच का गैप, जो इनके बीच का गैप है, ये इनके जो बीच का गैप है ये चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। और ये बीच का गैप को ही तो हम कहते हैं समांतर, यानी समान अंतर, समान अंतर। यहाँ पर समान है ये, और ये यहाँ पर लगा दो तो अंतर। तो समान अंतर, हर जगह पर समान अंतर होना ही समांतर है। तो समान अंतर तो बना रहा, इसलिए ईजी और डीसी ये दोनों समांतर अभी भी हैं, उस वक्त भी थी और अब भी है। तो हम ईजी और डीसी को समांतर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ईजी, ये जो ईजी है ये वाली पार्ट, ये वाला, दूसरे कलर से बताऊँ आपको,
ये जो ये वाला है ये, और ये अभी भी ईजी और डीसी समांतर ही तो है, क्योंकि हम चाहे इसको इतना ले लाइन को, चाहे इतना ले ई से एफ तक, चाहे एफ को आगे बढ़ा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक ले, जब ये आगे मिलनी नहीं कहीं पर और समान अंतर रहेगा ही, क्योंकि सीधी लेंगे तो अगर ये थोड़ी सी इस तरह से ली तो ये समांतर नहीं रहेगी फिर, क्योंकि मिल जाएगी आगे जाके, ये देखो आगे जाके मिल जाएगी ये। तो इससे थोड़ा सा भी मोड़ना नहीं है। अगर हम इसे सीधा लेते हैं, जैसे ये चल रही है सीधी, तो आगे तक कितना ही बढ़ाएं कितना ही घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समांतर है, समांतर रहेंगी। तो ये समांतर हो गई लाइनें, ठीक। ईजी और डीसी, आज जब ईजी और डीसी समांतर है तो इसका मतलब ये जो अनुपात है ये वाला, ये ए ई और ये ई डी और ये वाला ए जी और ई सी, ये अनुपात, ये वाला ये ई जी और ये जी सी, ये येलो एंड ग्रीन, तो ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट, ये जो ये है ये ई जी और डी सी, ये दोनों भुजाएं समांतर हो गई हैं, ठीक। तो ए ई बटे ई डी और ए जी बटे जी सी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीपली समझ लो इसे, क्योंकि यह ये नेट है, यहाँ पर आप घर बैठे काफ़ी लंबे टाइम तक क्लास ले सकते हैं, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो क्लास लंबी खींच रही है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे से समझ पाओगे इससे फ़र्क पड़ता है। और स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, तो इसलिए जितना डीपली समझोगे उतना ही आगे जाके दिक्कतें नहीं आएंगी, दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। आगे हम करें तो हमें समझ में आया कि एडीसी में जो त्रिभुज एडीसी है, हमें दो भुजाएं समांतर मिली हैं, और याद रखना किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं समांतर मिलेंगी तभी हम कह सकते हैं, जब दो भुजाएं समांतर मिलेंगी तभी हम कह सकते हैं कि वे जो भुजाएं हैं वे समांतर होने की वजह से उस त्रिभुज पर थेल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो हम लिखेंगे एडीसी में हमें जो मिले, देखो कौन कौन सी थी, याद है ना आपको कि ये डी ई जी, ई ये ई और ये जी किसके समांतर हो गई, डी और सी के, ठीक। लिखें इसे ई जी ई जी समांतर हो गई किसके, डी सी के। अब रीजन लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ तो डी सी और ई एफ लिखा है, तो बताना पड़ेगा कि क्योंकि डी सी और ई एफ जो है ये दोनों समांतर थी, इसलिए ये ई जी और डी सी भी समांतर रहेंगी। क्योंकि ई जी जो है, ई जी को हमने ई एफ का आधा ही तो लिया है, ई एफ का हाफ पार्ट ही तो लिया है, तो आधा ये उससे भी आधा, किसी भी भुजा को कितना आधा लो या ज़्यादा लो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ इतना बता देंगे इसमें रीजन में कि ये ई जी और डी सी इसलिए समांतर होगी क्योंकि डी सी और ये ई एफ ये दोनों समांतर थी, यहाँ बता देंगे। इसका रीजन हमें देना पड़ेगा कि क्यों है ये दोनों समांतर, क्योंकि डी सी यहाँ क्योंकि लिखे सिंस डी सी समांतर थे किसके, ई एफ के, और ये था कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट में, ठीक। उसके बाद आगे अब देखो, अब जब दो भुजाएं समांतर है ईजी और डीसी, त्रिभुज एडीसी में दो भुजाएं समांतर हैं, तो फिर हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं, दो भुजाएं समांतर हैं, ये वाली या अगर किसी त्रिभुज में
ये और ये समांतर हैं, तो इसका मतलब इस तरह से ये जो अनुपात होगा ये बराबर होगा। अब देखो, फिर देखते हैं। अनुपात क्या मिलेगा हमें, देख लो। यहाँ पर ई जी डी सी के समांतर है, तो ये ए ई बटे ई डी, ए जी बटे जी सी, ये बराबर हो गया ए ई बटे ई डी, ए जी बटे जी सी। ए ई बटे ई डी और ए जी बटे जी सी। देखो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, फिर उसके अलावा मैं सारे डाउट बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ जिससे कोई डाउट ही ना रहे, क्योंकि आप फेस टू फेस तो हो नहीं, आप सिखाते वक्त तो पूछ नहीं सकते, इसलिए मैं बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ। इसमें यह है कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डीपली है और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह यही है कि आपको पूछना ही ना पड़े, आपको समझ में आ जाए बैठे बैठे। अब पूरी तरह से तसल्ली में कॉपी किताब लेके बैठो, किताब नहीं है आपके पास तो इसमें से उतार लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद आप देखो। तो जब उसको देखोगे तसल्ली में और आप उसको खुद करोगे, फिर खुद करके देखो, फिर उसके बाद दोबारा आप उससे चेक करो, तब आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। और इसको रिवाइज भी रखना, आगे चैप्टर ही कुछ ऐसा है, थोड़ा रिवाइज भी रखना होता है। ये तो खैर इजी है, 6.2 चल रहा है अभी, तो 6.2 की सिर्फ एग्जाम्पल। अब देखो, ए ई ई डी ए जी अपॉन जी सी हो गया, ए ई ई डी तो हमें मिल गया, ये रहा ना, ये चीज़, ये तो ये तो हमें ये मिल गया, यहाँ पर यहाँ पर ये मिल गया। अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ तो चाहिए, वो क्या, वो ये वाला बी एफ और एफ सी। याद रखो बी एफ एफ सी, कुछ देर के लिए याद कर लो इसे, बी एफ एफ सी। अब यहाँ देखो, बी एफ एफ सी कहाँ है, बी एफ एफ सी है ना, बी एफ एफ सी। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, अब ये जिस त्रिभुज में आ रहा होगा उस त्रिभुज को उठाना पड़ेगा, उसमें दो भुजाएं, उसमें बताना पड़ेगा कि उसकी एक भुजा उसके सामने जो एक रेखा खींच रही है उसके समांतर है, तब हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब देखो ये त्रिभुज किस में आ रहा है, बी एफ और एफ सी किस त्रिभुज में आ रहा है, तो बी एफ से तो बी सी बन गई, और एक ये है ए सी, और ये बन रहा है ना। देखो ये ले लेते हूँ, ये त्रिभुज बनना है, ये त्रिभुज पिंक में, और त्रिभुज का नाम क्या बनना है, देखो ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब लिखते हैं, तो त्रिभुज फिर से लिखना पड़ेगा हमें, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या मिला, देख लेते हैं भाई, पहले समांतर मिलना जरूरी है, जब समांतर मिलेगा। अच्छा देखो, यहाँ हमने लिखा था ए ई ई डी और ए जी जी सी, इसका रीजन हमने लिखा, यहाँ पर रीजन लिख देना जरूर। यहाँ पर रीजन क्या होगा, थेल्स प्रेमिस से, क्योंकि थेल्स प्रेमिस ही तो हमने लिखा है, थेल्स प्रेमे से, ठीक। अब यहाँ पर समीकरण जो है ना सेकंड बना लो, इसका इस्तेमाल होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमें ए ई और डी एक पार्ट मिल चुका है, जो सिद्ध करना था उसका एक पार्ट मिल चुका है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल आगे करना है, इसलिए समीकरण सेकंड ऐसा बना लिया हमने। अब आगे
एबीसी में अब देखो समांतर क्या मिल रहा है, क्योंकि समांतर जब तक नहीं मिलेगी कोई रेखा तब तक हम उसे आगे नहीं कर सकते। देखो यहां पर अब ए बी सी में क्या, एक तो ये रहे जी जी ई, ये है ना जी ई, और ये है ए बी। तो ए बी और जी ई ये समांतर है। कैसे, जैसे ई सी ई जी और डी सी समांतर हुई थी भाई, ई से लेकर के एफ तक, यहाँ ये वाली कंडीशन, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल देखो, यहाँ पर डी सी और यहाँ पर ई एफ ये समांतर थी, तो इसमें क्या था, ई जी और डी सी समांतर हो गई, क्योंकि ई एफ का आधा हो गया था। अब इसी तरह से ई एफ का आधा कर लेंगे। ई एफ और कहाँ मिला, यहाँ, जिसमें ए बी भी है ना, ए बी। तो ए बी किसके समांतर है, ई एफ के। अब ई एफ को हम पूरा ना लेकर के आधा ले, तो सिर्फ ई, फिर जी से एफ तक, तब भी तो समांतर रहेगी ये। ए बी और ई एफ समांतर है, तो ई एफ का हमने कुछ पार्ट ले लिया जी से एफ तक का, तब भी ये समांतर होंगी, क्योंकि पार्ट कम होने की वजह से समांतर बनी रहती है, समांतर हटती है, असमांतर नहीं हो जाती है। ये आपने अभी सीखा ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एफ और ए बी दोनों समांतर है। अब देखो इसका इस्तेमाल करेंगे। जी एफ और ए बी दोनों समांतर हैं। कहाँ से, क्योंकि ई एफ और ए बी समांतर है। यहाँ रीजन में लिख देना, कहाँ से, समीकरण फर्स्ट में, ठीक। उसके बाद अब देखो आगे, अब ये देखो, अब हमें सिद्ध क्या, अब देखो जब जी एफ ए बी सी त्रिभुज में जी एफ रेखा ए बी के समांतर है, तो इसका मतलब ये अनुपात हमें बराबर मिल जाएगा ना। एक तो ये पीला वाला, मैं दोबारा से इसे दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, एक तो ये वाला भाई, जब जी एफ ए बी के समांतर है, तो ए जी और जी सी, इसी तरह से बी एफ और एफ सी, ये दोनों अनुपात बराबर हो गए। अच्छा, एक बात और याद रखना कि अगर आपको कोई त्रिभुज दिया है और उसमें त्रिभुज का नाम जैसे ए बी सी दिया है, आपको ये त्रिभुज दिया है और त्रिभुज में ए बी सी उसका नाम दिया है, और डी ई कोई रेखा है जो उसको एक रेखा के समांतर पर छेद कर रही है। अगर हमने ए से स्टार्ट किया पढ़ना, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, तो याद रखना हम जब ए से इधर पढ़ेंगे ना, ए डी और डी बी, तो इधर भी ए से ही पढ़ना पड़ेगा, ए ई और ई सी। और अगर हमने इसे इस तरह से ना पढ़ के इस तरह से पढ़ा, इस तरह से कि ये यहाँ पर है, हमने ये पढ़ा कि बी डी ए, तो ये क्या होगा, बी डी ए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा, बी से स्टार्ट किया ना, इधर से स्टार्ट किया है, तो इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, सी ई ई ए, सी ई ई ए, ये याद रखना।
अगर आपने ए डी डी भी कर दिया और यहां पर सी ई ई ए कर दिया तो ऐसे ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना आपको क्या करना है कि जिधर से पढ़ोगे दूसरी तरफ भी उधर से ही लेना पड़ेगा। अब देखो, तो हमें ये अब यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास ये पिंक वाला है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ए बी सी को ए से पढ़ें, बी से पढ़ें, सी से पढ़ें, कहाँ से? तो ये बताएगा जो प्रूफ करना है ना उसको देखो क्या प्रूफ करना भाई। ए ई ई डी तो प्रूफ हो गया समीकरण सेकंड में। बी एफ अपॉन एफ सी चाहिए तो बी से पढ़ना पड़ेगा, बी से स्टार्ट। ये रहा बी एफ एफ सी, ये किसके बराबर? बी। अब बी से स्टार्ट किया ना तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने पढ़ दिया कि बी एफ एफ सी और यहाँ पर पढ़ दिया कि सी जी और जी ए, ऐसे नहीं पढ़ सकते। बी से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया इधर वाले से, तो बी से बी एफ एफ सी और ए जी जी सी, ऐसे कहना पड़ेगा। बी एफ एफ सी और ए जी जी सी। यहाँ बी एफ एफ सी और ए जी और जी सी। यहाँ क्या कहाँ से आया ये? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहती है ना, थेल्स थ्योरम में है कि अगर त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो अन्य जो दो भुजाएं होती है जिनको प्रतिच्छेद करती है वे दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो एक ही अनुपात बना दिया हमने भाई। ये जब समांतर थी तो थेल्स से ये भुजाएं का अनुपात समान हो गया। किससे? थेल्स प्रमेय से। ये याद रखना, ये थेल्स प्रमेय, ये लिखना पड़ेगा आपको कि कहाँ से हुआ, थेल्स प्रमेय से। ये समीकरण कौन सा है? देखो पहले समीकरण था सेकंड, अब समीकरण हो गया थर्ड। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड और थर्ड में देखो। सेकंड और थर्ड में देखो, ये सेकंड है ना, ये वाला ये। तो इसमें ये देखो आप कि ये वाला पार्ट ये ए जी जी सी है। इसमें देखो, इसमें थर्ड में देखो कि आपको जो ये मिला, ये वाला पार्ट, ये भी ए जी अपॉन जी सी है। तो ये दोनों पार्ट तो सेम है ना भाई। जब ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये पार्ट भी इसके बराबर, तो एक ही पार्ट के बराबर जब दो चीजें बराबर, दो चीजें हैं एक ही पार्ट के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर हो गए, ये भी तो बराबर हो गए। वही बात जैसे मैंने भुजाओं को बताया था कि अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और दो और भुजाएं जो उसी के बराबर है तो वे दोनों आपस में भी बराबर हो गई, क्योंकि वे भी दोनों 5 5 की हो गई। तो अब समीकरण थर्ड और सेकंड और थर्ड से हम ये बात कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो ए ई अपॉन ई डी है वो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर हो गया। किससे? समीकरण थर्ड से, सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से क्या हो गया? तो ये जो ए ई है, देखो ये रहा ये वाला पार्ट और ये वाला, ये दोनों बराबर, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही बराबर है। ऐसा समझ के चलो कि जो बराबर बराबर होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। काटना नहीं है, काटना नहीं है। उसकी वजह मैंने बता ही दी कि क्यों हट जाते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट ये भी इसी के बराबर है और ये वाला पार्ट ये भी इसी के बराबर है। जब एक ही वस्तु के बराबर दो वस्तुएं और हैं तो वो दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये है, तो ए ई ई डी बराबर है बी एफ एफ सी के। ठीक, ए ई ई डी बी एफ एफ सी। अब ये देखो मैं सीधी क्या करना था,
AEEDBFFC, देखो ये याद कर लो कुछ देर के लिए, ये लिख लो AEEDBFFC, AEEDBFFC। देखो यहाँ पर सीधी क्या करना था, ये देखो AEEDBFFC, AEEDBFFC, यही सिद्ध करना था और यही हमारा सिद्ध हो गया। AEEDBFFC, यही सिद्ध हो गया। तो इसमें मैं 2 ही उदाहरण करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तीसरा उदाहरण है, आप तीसरा उदाहरण करके देखो, ना हो तो मैं अगली वीडियो में अब तीसरा उदाहरण कराऊंगा और सिर्फ उदाहरण ही कराऊंगा तीसरा, फिर उसके बाद 6.2 स्टार्ट करूंगा। एग्जाम्पल मुझे सारे ही कराने हैं। अब चाहो तो एग्जाम्पल थर्ड आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ये जो एग्ज़ाम जो बुक है, बुक अभी होगी नहीं, क्योंकि जब आपके पेपर भी पूरे नहीं हुए बहुत से बच्चों की यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, तो उस वजह से किसी के पास भी बुक नहीं है, पेपर पूरे नहीं हुए, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है और उससे पहले भी काफ़ी दिक्कतें आई, तो इस वजह से बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं है। सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास बुक है जिनके पहले सिस्टर या भाई बहन में से कोई पढ़ता है और उनके पास पहले से ही बुक है, या आसपास में से कोई पढ़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास बुक नहीं होगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ उदाहरण तीसरे का, और इसको करके देखो, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। और अब कमेंट में बताओ, अगर नहीं होता तो मैं फिर जल्दी इस एग्जाम्पल की वीडियो निकाल देता हूँ, और अगर हो जाता है तो बताओ, फिर मैं 6.2 स्टार्ट कर दूंगा, ये एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा। तो जैसा भी आप कमेंट में बताओ। ठीक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।